हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले आपको दिवाली की आपको और आपके परिवार को सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अब ऐसा मत करना है कि दिवाली है तो दिवाली में मतलब आप स्टडी ना करो और 5-6 दिन 4-5-6 दिन सिर्फ दिवाली मनाने में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना, फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करना है, पर उसके साथ साथ स्टडी भी ज़रूरी है ना। तो स्टडी भी कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि बस पटाखे चलाने में, मिठाइयाँ खाने में बिज़ी रहो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा देख और पटाखे भी अच्छे ध्यान से चलाना। ऐसा नहीं है कि हाथ हाथ में लग जाए जल जाए। बहुत सारे केसेस आएंगे, जैसे ही दिवाली देखना पढ़ते हो, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि दिवाली में ये सारी तुरंत कहीं इस फैक्ट्री में आग लग गई पटाखों के। तो ये भी ध्यान रखना है ना कि नुकसान नहीं होना चाहिए। खुशियाँ सेलिब्रेट करो, मनाओ, त्यौहार भी मनाओ, पर ऐसे मनाओ कि ना खुद को नुकसान पहुँचे और ना दूसरों को नुकसान पहुँचे, ठीक है। और एज ऑल ऑफ अस नो दैट वी आर लर्निंग एंड डिस्कसिंग ग्रेड 6 to 10 NCERT बुक्स। और उसमें हम स्पेशली अभी जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसे कवर कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम जो अदर सब्जेक्ट होंगे उसे बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रेड 6 की चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, जिसमें हमने आज ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत रह गया है, कवर कर लिया ऑलरेडी। तो जैसे कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें ये पैराग्राफ हमने कवर किया था, जिसमें बताया गया था जो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी वाला, वो पढ़ रहे हैं हम। और उसमें हमने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें देखा था कि ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास में, अच्छे समझ में आ जाएगा। हम आगे आज चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो ये बताया गया था, हमने कल पढ़ा था कि लद्दाख और केरल में क्या क्या डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के धर्म और सांस्कृतिक कल्चर अलग अलग होने से लोगों में डिफरेंस रहता है। अगर वो उनका भौगोलिक क्षेत्र है, अगर वो भौगोलिक रूप से भी अलग अलग क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तब भी लोगों का कहाँ खान पान है, रहना, और उनकी क्लॉथिंग्स वगैरह, उनका बिजनेस, उनका रूटीन पूरा चेंज रहता है। जैसे कि बताया था कि जो लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो कैसे खेती करते हैं और कौन कौन से जानवर को पालते हैं, श्रीनगर लद्दाख साइड में लोग। और जो केरल में रहेंगे तो केरल के लोग कैसे खेती करेंगे, क्या क्या वहाँ पे ऑक्यूपेशंस वगैरह होंगे, लोग कैसा जीवन यापन करेंगे, वो हमने कल पूरा डिफरेंस क्या क्या डाइवर्सिटी उनमें पाई जाएगी, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। तो हम आज कंटिन्यू आगे की क्लास करते हैं, ओके। ये बुद्धिज्म हमने कल ही कंटिन्यू कर लिया था, पूरा अच्छे से समझ लिया था। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो बता दीजिएगा। आज फिर से हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar culture influenced. ऐसा दो जो केरला और लद्दाख, केरल और लद्दाख दोनों के दोनों हैं, उनका क्या है, वो जोग्राफिकल भौगोलिक फीचर्स उनके अलग अलग हैं, भौगोलिक फीचर्स रूप से अलग अलग हैं, परंतु जो उनका द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस, पर जो उनका इतिहास है वो एक सिमिलर कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। जो उसका इतिहास है, जो केरल और लद्दाख इन सबको जो इतिहास है वो एक समान संस्कृति से प्रभावित रहा है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। जो दोनों के दोनों रीजन्स हैं वो किससे, चाइनीज और अरब जो व्यापारी थे उनसे प्रभावित रहे, क्षेत्र रहे। ये दोनों के दोनों थे ना। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशली जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल द ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। देखो जैसे कि ये बताया जा रहा है कि केरला, इट्स केरला बोथ रीजन्स एंड इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल। देखो जो केरला है, केरला वहाँ पे स्पेशल मसाले होते हैं, काली मिर्च होते हैं, लौंग वगैरह, जितने भी गरम मसाले वगैरह होते हैं, वो केरला की, वहाँ की भूमि ऐसी है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो वहाँ पे इन मसालों का ज़्यादा से ज़्यादा उपज की जाती है और खेती की जाती है। तो जो केरला है, तो केरला इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड the cultivation of the spices and special geographical location of Ladakh. It's will the drew trader for these regions. देखो जैसे जहाँ केरला में मसालों की वजह से व्यापारी आते थे, जो नए नए लोग होते व्यापारी आते थे मसालों को खरीदने के लिए आते थे, वहीं पे जो वही लद्दाख था, लद्दाख में जो पाई जाने वाली इट्स वुल, लद्दाख में पाई जाने वाली, कल बताया था ना जो पश्मीना है, पश्मीना बकरी है, उसे सिर्फ भेड़ और बकरियाँ पालते हैं, जिनसे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, और वो पश्मीना ऊन की शॉल बहुत महंगी रहती है। तो जो लद्दाख, इट्स वुल द ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे केरल में लोग इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें मसालों की ज़रूरत थी, वहीं पे लद्दाख में जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी वगैरह थे, वो इसलिए आते थे इस क्षेत्र में क्योंकि उन्हें जो पश्मीना शॉल है या पश्मीना ऊन वगैरह है उसको लेने के लिए आते थे, इसलिए ये क्षेत्र उन्हें प्रभावित करता था, ठीक है।
Ladakh, its wool and rural terrace, these regions. Thus, history and geography are often tied in the culture life of a region. इस प्रकार से ये होता है कि जो geography are often tied in the culture life of the region, history and geography. तो history and geography तो उनका जो इतिहास है वो एक दूसरे को cultural life of region जो सांस्कृतिक जो भी इतिहास है किसी भी क्षेत्र का वो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करता है और बंधा रहता है. द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions as a way of life slowly become part of new places we are in. Similarly, in our neighborhoods we live close to people from several communities. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other. Sorry. each other. मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा कोल्ड सा है, इग्नोर कीजिएगा. और शोर भी इग्नोर कीजिएगा, दिवाली है इस वजह से बाहर थोड़ा शोर है. From several communities, our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other lives, customs and tradition. देखो अब इसमें क्या बता रहा है कि द इन्फ्लुएंस और डाइवर्स कल्चर, माना कि जो हमारा संस्कृति है वो अलग अलग, जो संस्कृति है अलग अलग तरीके से प्रभावित है और सब अलग अलग है. संस्कृति है सबकी, बोली अलग है, भाषा अलग है, वो सारी चीज़ों से प्रभावित है उसके कोई भी क्षेत्र है. पर उसके बावजूद भी क्या है, उन सब में क्या पाई जाती है, एकता पाई जाती है सब में. जो जैसे कि ये देखो, अगर हम कहीं आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हमारा आज का जीवन है हम ऐसा है कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कोई काम की तलाश में, कोई स्टडी की तलाश में, कोई कॉलेज के तलाश में. जब कोई काम करने के लिए जाता है, जॉब देखने के लिए, तो अपने गाँव से निकल के बड़े शहर में जॉब देखने के लिए जाता है. कोई स्टडी के लिए आता है तो बच्चे 10th-12th करके बड़े बड़े कॉलेज जब ज्वाइन कर लेते हैं तो बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं. तो ऐसा तो नहीं रहता है कि वो जिस जगह ज्वाइन कर रहे हैं, जो उन्हें कोई भी व्यक्ति है जो अपने घर से अपने गाँव और डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जॉब करने के लिए गया है, तो वहाँ पे उसके क्षेत्र, वहाँ उसके गांव और शहर जैसा ही उसे परिवेश मिलेगा, माहौल मिलेगा, कल्चर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना. वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे मतलब बोलियाँ बदल जाती हैं, पहनावा, भाषा, संस्कृति, पूरा कल्चर बदल जाता है. सेम चीज़ है जब कोई बच्चा अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए भी जाता है तो उसके लिए उसके साथ भी सेम चीज़ रहती है. तो क्या अवर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वर्क एंड विथ ईच मूव ऑफ कल्चर ट्रेडिशन. अब इससे क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, ईच मूव, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, वो वो भी तो हमारे साथ चलता है ना. ऐसा तो है नहीं कि हम जब दूसरे देश ऐसा तो है नहीं कि हम जब दूसरे क्षेत्र में गए, किसी भी दूसरे कंट्री आ रहा बार कंट्री का भी सेम ही है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, अगर ऐसे कोई इंडियंस है अगर विदेश में रह रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिकन जैसा बन जाएगा. नहीं ना, अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेके जाएगा, अपने पहनावा को लेके जाएगा, भाषा को लेके जाएगा, बोली को लेके जाएगा और अपने ट्रेडिशंस को साथ में लेके जाएगा. हम देखते रहते हैं कि जितने इंडियंस बाहर रह रहे हैं, अभी जैसे दिवाली है तो जितने विदेशों में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ इंडियंस रह रहे हैं वो सब दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ट्रेडिशन है, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है. कोई कल्चर तो अपना छोड़ नहीं सकता. तो वही सारी चीज़ें, ठीक है. और सिमिलरली इन आवर ओन नाइबर्सहुड वी लिव्स क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज. ये हमने कितने बार पढ़ा है कि सिमिलरली इन आवर नेबरहुड, ऐसे भी रहते हैं कि हमारे पड़ोसी रहते हैं. हम बचपन से देखते रहते हैं कि ऐसा नहीं रहता, हमारे एक कॉलोनी में कोई सिख भी रह रहे हैं, कोई मुस्लिम भी रह रहे हैं और हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, और हम सब लोग साथ में मिल करके त्यौहार मना रहे होते हैं. समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं. जैसे कि अभी दिवाली है, हम बाहर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो हम तो ये सोच के तो नहीं जाते कि ये शॉप किसकी है. पूछते हैं क्या हम शॉप के जो ओनर रहते हैं उनसे पूछते हैं कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन? नहीं ना, हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, घर लेके आते हैं. वो भी जबकि त्यौहार हमारा होता है दिवाली, और पटाखे वो बेच रहे होते हैं. त्यौहार हमारा होता है और सॉरी जैसे कि अभी जन्माष्टमी निकल गए, और जैसे और भी त्यौहार जैसे ईद होती है तो उनके जो फंक्शन होते हैं, जब भी जैसे न्यू ईयर आती है, न्यू ईयर हम कितने जोर शोर से मनाते हैं. अब जबकि न्यू ईयर तो सबको पता है क्रिश्चियन का त्यौहार है. अभी 25 दिसंबर आता है, तब भी हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, सब क्रिसमस मनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम बचपन से ही देख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें. और द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर, और ये सब क्या करते हैं, हम साथ में चीज़ों को और फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं साथ में. स्टोरी अबाउट ईच अदर लिव्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन. समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं.
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माना हम कितने विविध हैं, कितने भी हमारे देश में डाइवर्सिटी है, पर उसके बावजूद भी क्या है, इंडिया में यूनिटी है। ये तो हमने देख ही लिया कि जब एक कॉलोनी में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं और फिर भी हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो ये क्या, ये यूनिटी है ना, ये एकता है ना। ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं, अगर ये हमारे धर्म को मानने वाला नहीं है तो हम इसे अपनी कॉलोनी में नहीं रहने देंगे, या ये हमारे धर्म को मानने वाला नहीं है तो हम इसकी दुकान से शॉपिंग नहीं करेंगे, या हमारे धर्म, ये हमारे ऐसे बोले नहीं बोलता है तो हम इससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ऐसा तो, ये हमारे ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं तो हम इनके यहाँ पे ये हमारे ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो इन्हें हम अपने यहाँ पे फंक्शन में या त्यौहार में नहीं बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना हम अपनी कॉलोनी में, अपने समाज में, अपने आसपास। तो ये क्या, ये एकता है, ठीक है ना, कि हम बाहरी रूप से कितने भी विविध हैं, दिखाई देते हैं सबको, पर अंदरूनी रूप से क्या है, हम सब में सद्भावना है, भाईचारा है एक दूसरे के लिए, और यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ये बात, ये लाइन है ना, ये याद रखना हमेशा कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ। जो इंडिया की विविधता है वो इसका क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी मजबूती है, कि हम इतने विविध होने के बाद में भी एक साथ हैं। जैसे कि हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, फिर भी हम एक साथ एक मुट्ठी बंद करते हैं तो एक पूरी मुट्ठी बनती है, और साथ मिलकर के काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होता, अगर ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दो उंगलियों से कुछ काम कर लें, एक उंगली से कुछ काम कर लें। सब, अगर हमें कोई सामान को उठाना है तो अपने पांचों उंगलियों को एक साथ लगाएंगे तभी हम कुछ काम अच्छे से एफिशिएंसी से कर सकते हैं। और जैसे कि, तो वही सारी चीज़ें हैं कि हम बाहरी रूप से हम देखने में कितने भी डाइवर्स लगे और कितनी भी डाइवर्सिटी दिख रही हो लोगों को, पर क्या है, हम सब में यूनिटी है। और यूनिटी क्या है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different way to oppose the British. Interestingly, the British thought that they could divide Indians. This song divide Indians because they were so different, and then continue to rule them, but the people solved how they could be different and yet be unite in their battle against the British। तो इसमें ये बताया गया है कि देखो, ये भी बताया होता है कि वुमेन एज व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे तो हमारे देश के जो डिफरेंट अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर के, सब ने मिलकर के, कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख, कोई कुछ नहीं था, सब ने मिलकर के ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए थे। सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे और उनके खिलाफ, जैसे कि देखो, अपोजिट देम बैकग्राउंड्स केम आउट टुगेदर टू अपोज देम, उनका विरोध करने के लिए खड़े हो गए थे। और जो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, और जो भारत के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी चलाए गए थे, तो हजारों लोगों ने उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और अंग्रेज ये सोच रहे थे कि भारत इतना डाइवर्स है, देखो जैसे कि आ गया ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइडेड इंडियन। ब्रिटिश ने सोचा कि दे कुड, वो भारत को क्या है, जो इंडियंस है, भारतीय लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो वो उन्हें क्या कर देंगे, वो उन्हें विभाजित कर देंगे, वो अलग अलग कर देंगे उन्हें और उन पर शासन कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। बेशक देखने में वो अलग अलग लग रहे थे, डाइवर्सिटी थी, पर जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की बात आई, जब अंग्रेजों का विरोध करने की बात आई, जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की बात आई, तो सब ने मिलकर के, हजारों लोगों ने मिलकर के एक साथ अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों को निकाल फेंका अपने देश से बाहर। ठीक है ना, क्या है, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइट इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है ना, तो समझ आपको। फिर ये डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ द ब्लड, ये एक पोयम है, पढ़ लेना, जो लिखी थी जब जलियांवाला कांड हुआ था उसके बाद में जस्ट ये पोयम लिखी गई थी, उसको याद करने के लिए। ठीक है,
The song was sung after the Jallianwala massacres in the Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये वाला सॉन्ग है, जो गीत है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों को गोलियां चला दी थी, जहाँ पे वो एक शांतिपूर्वक सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो उन पे ऊपर गोली चला दी थी. पीसफुल पीपल किलिंग मैनी पीपल, बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे. एंड मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. देख वही बात है हुई ना कि सभी महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, गरीब, अमीर सब इकट्ठे हुए थे किसका विरोध करने के लिए? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से. फिर भी एक ब्रिटिश जनरल था, उसने गोलियां चला दी थी और ऐसा पूरा नरसंहार हुआ था. ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में. तो याद रखिएगा. द सॉन्ग वाज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल. तो ये जो गीत है जो ऊपर लिखा हुआ है वो उनके किसी के लिए. द सॉन्ग वाज कंपोज एंड संग टू द ऑनर, उनके मेमोरी, उनके ऑनर में जो लोग शहीद हुए थे उनके ऑनर और उनकी याद में ये सॉन्ग है, ये गीत को कंपोज किया गया था. नेहरू डेवलपमेंट ये स्पीच दिखाई जा रही है. सॉन्ग एंड सिम्बल्स द इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? सॉन्ग और सिंबल, जो भी गीत और चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रीडम स्ट्रगल, जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रही थी उसमें क्या करते हैं वो, जब जो भी सॉन्ग और सिंबल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उभर कर सामने आए, उससे क्या हुआ, उससे हमारे देश में और ज़्यादा एकता हुई, क्योंकि सब लोग एक ही सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक ही सॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, उन सब में मिलकर के एकता हुई, यूनिटी हुई, एक साथ मिलकर एक साथ उनने विरोध किया अंग्रेजों का. तो इससे क्या हुआ, उसमें और ज़्यादा, उन सब में और ज़्यादा आपस में क्या हुई, बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, भाईचारे की भावना का विकास हुआ और उनमें एकता आई. ठीक है ना. जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग. क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर. देखो, तो जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग इट वॉज यूज एन सिंबल. तो इंडियन फ्लैग किसके सिंबल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? हर कोई उस टाइम पे जो ब्रिटिश का विरोध कर रहा था, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पुरुष है, महिला है, कोई भी है, सभी के सभी ऐसे इंडियन फ्लैग को अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में यूज़ कर रहे थे. फ्लैग क्या है? फ्लैग सिंबल ही तो है, पर ये एक फ्लैग के नीचे है, जैसे कि आज हमारे देश में तिरंगा है और तिरंगा के नीचे, तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे इंडियंस की शान है, और एक तिरंगा के नीचे हम पूरा देश एक साथ खड़ा होता है मिल करके. ठीक है, हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये क्या है, ये यूनिटी तो है कि हम बाहरी रूप से कितने भी विविध हैं, पर जब कोई बात होती है या हमारे देश के ऊपर बात होती है तो हम सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं. ठीक है. और ये सब जो सिम्बल्स हैं, जैसे कि हमारा एक राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पुष्प में, सारी चीज़ें आपने पढ़े होंगे. In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside. तो जैसे ये जवाहरलाल नेहरू जब एक बार स्पीच दे रहे थे और एक बार इन द बुक, उन्होंने अपनी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो भारतीय लोग हैं उन पे क्या है, यूनिटी एकता थोपी गई है ऊपर से, ऐसा नहीं है, वो उनके अंदर है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से थोप दिए आप लोग एक हो, नहीं, हम अपने मन से रहते हैं सबके साथ अच्छे से. ऐसा तो नहीं है कि हमसे ज़बरदस्ती कोई हमारे सर पर बंदूक रख के कहता है कि नहीं, आपके घर में पार्टी मन रही है तो आपको, जो आपके बगल वाला पड़ोसी है वो अब वो मुस्लिम नहीं है और हिंदू है, वो सिख नहीं है और वो मुसलमान है या वो अदर कम्युनिटी से आता है, वो आपके साथ भाषा बोलने वाला नहीं है, फिर भी आपको बुलाना पड़ेगा ऐसा. और हमारे गन रख के हम पे, गन के पॉइंट पे हमसे ये सब काम करवाते नहीं ना. हम अपनी खुशी से करते हैं. हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, पार्टी होती है, शादियाँ होती हैं, हम अपने मन से खुशी से सबको इनवाइट करते हैं, सारे लोग, सारी कम्युनिटी वालों को इनवाइट करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे अंदर है, ऊपर से नहीं थोपा गया कि किसी ने गन रख दिया हमारे सर पे या हमसे ज़बरदस्ती ये सब करवाया जा रहा, नहीं ना. हम अपनी खुशी से सबको अपने सबका सम्मान करते हैं और सबके साथ रहते हैं. बिकॉज क्योंकि समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, कि ये हमारे अंदर खुद से ही है, पहले से ही है, गहराई से, ऊपर से थोपने की जरूरत नहीं है. द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नोलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड.
तो जितनी भी वैरायटीज़ रहती हैं, जो कुछ भी अलग अलग बिलीव विश्वास वाले लोग हैं, उन सबको हमने अपने में समाहित कर रखा है, अपने अंदर कर रखा है, अपने समाहित कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो ऊपर से थोप दिया गया है कि आपको एकता के साथ रहना है, जी नहीं। हम सब पहले से जितनी सारी विविधता है, जितने सारे विश्वास हैं, उन सबको हमने विस्तार रूप से वाइडेस्ट टॉलरेंस, बड़े रूप से उन्हें अपने में समाहित किया है, ठीक है ना। It was Nehru who coined the phrases unity is diversity to describe the country। कि जो नेहरू जी ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, के विविधता में एकता, जो हमारे देश को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, जो हमारे देश का वर्णन करती है, ठीक है। इंडियन नेशनल एंथम। अब चलो, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। कल हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया, और कल से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से निपटाएं ग्रेड 6 की, क्योंकि हम कंप्लीट ही करनी है सारी। अगर कोई भी ज़रा सा भी डाउट रहेगा होगा बता दीजिएगा फिर से। मैं अगर इवन एक लाइन भी आपको एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी ना, मैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए चैप्टर में, ज़रा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, आप सबको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मुझे पता है अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।